हेलो मित्रों, लेके आए हैं आज हम अल्कोहल फिनॉल ईथर के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को जो कि आपके एग्जामों में आते रहते हैं और कुछ आए हुए क्वेश्चंस भी हैं, चाहे वो आपका नीट हो, जेई हो, चाहे आपका सीयूटी हो। यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जामों में डिफरेंट डिफरेंट रूप में मिल जाते हैं। तो आइए हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो, अपना पहला क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ दी फॉलोइंग अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मोस्ट इजीली। मतलब इनमें से कौन सा आसानी से इलेक्ट्रॉन आगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। देखिए अपने पास में हम समझते हैं इसको। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब होता है कि हमारे पास में कोई इलेक्ट्रोफाइल होगा, वो आक्रमण वहां पे करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हमें देखना है कौन सी वाली केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वैल्यू सबसे ज्यादा दे रखी है, वहीं पर रिएक्शन फास्ट होगी। तो ये बेंजीन है, बेंजीन में वैसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, आपको बॉन्ड को ब्रेक करने के कारण ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखने के लिए मिलेगी। जबकि दूसरा दे रखा है हमारे पास में टोल्यून। तो टोल्यून में देखो क्या है, ये जो CH3 ग्रुप है, ये क्या है, एक हमारा प्लस H ग्रुप है, हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, मतलब यहाँ पे रिएक्शन इसकी तुलना में फास्टर होने वाली है। ठीक है, तीसरा देखो नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन जो है, इस पर जो NO2 ग्रुप लगाया हुआ है, ये क्या है, एक अपने पास -R ग्रुप है। क्या है? -R ग्रुप दे रखा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये कहां पे, ये ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है। कहां से कीजिएगा? रेजोनेंस के द्वारा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा। तो ये मोस्ट रिएक्टिव नहीं बनाएगा, लीस्ट रिएक्टिव बनाएगा। ठीक है, अगला देखो अपने पास में क्या दे रखा है, फिनॉल दे रखा है। और फिनॉल में हमने देखा ये जो लॉन पेयर है, एक कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट ले करेगा और रेजोनेंस के द्वारा यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने वाला है रेजोनेंस के द्वारा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और यहाँ पे रिएक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन अब देखना है, ये दो ग्रुप हैं जो कि हमारे पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इनमें से फास्टर किसके पास में होगी? तो हमें पता है कि जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है वो अपने पास में हाइपर कॉन्जुगेशन की तुलना में, मतलब अति संयुग्मन की तुलना में मोर पावरफुल होता है। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर कौन सा, डी वाला हो जाएगा, कि हमारा करेक्ट आंसर डी होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड मेथड टू प्रिपेयर द फिनॉल। हम कौन से मेथडों के द्वारा फिनॉल नहीं बना सकते हैं? तो आप देखें, पहले वाला दे रखा है फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। बेंजीन डाइजोनियम देखो जो होता है वो बेसिकली स्टेबल होता है कहां से, 0 से 5 के बीच में, 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही स्टेबल होता है। लेकिन यदि हम इसे और ज्यादा टेम्परेचर पर हीट कर दें, मतलब हॉट वाटर के साथ हम रिएक्शन करवा दें, तो ये टूट जाता है और फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये हमारे पास में बेंजीन को बनाने की मेथड है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया नहीं है। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड से, तो देखो हम क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड से भी हम फिनॉल बना लेते हैं। यदि हमने क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड की रिएक्शन किससे करवा दी, हम वाटर के साथ करवा दें, H2O H+ के द्वारा करवा दें, तो आपको फिनॉल प्लस क्या मिल जाएगा, क्यूमीन बन जाएगा। इथेनॉल प्लस एसीटोन आपको मिल जाएगा, हम इसको बना सकते हैं। तीसरा देखो अपने पास में क्या दे रखा है, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में हमें देखने के लिए मिलता है, एल्काइल हैलाइड की बात करें तो हम यहाँ से एल्केन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? एल्केन बना सकते हैं। एल्काइल हैलाइड से एल्केन, सॉरी, एल्काइल हैलाइड से हम फिनॉल नहीं ले, मतलब बेंजीन रिंग नहीं लेके आ सकते। तो हम एल्काइल हैलाइड से हम एल्केन तो बना सकते हैं, लेकिन फिनॉल नहीं बना सकते हैं। तो हमारे पास में यही जो मेथड है, इसके द्वारा हम आसानी से नहीं बना सकते हैं। जबकि फोर्थ वाला हमारे पास में दे रखा है कि अपने पास में क्लोरोबेंजीन, आप देखें डॉज प्रोसेस जो होता है कि हम NaOH के द्वारा हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पर यदि रिएक्शन करवाते हैं तो अपने पास में इथेनॉल यहाँ से फॉर्म्ड हो जाता है। हम इसके द्वारा हम आसानी से बना सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हुआ, सी वाला करेक्ट आंसर हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए, एल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू, किसके कारण एल्कोहल जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं?
तो आपको पता है जब भी सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चन अधिकतर आते हैं तो सॉल्युबिलिटी का मेन रीजन यही होता है कि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं। मतलब अल्कोहल जो होता है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर देता है, जिसके कारण वो क्या होता है, मोर सॉल्युबल होता है। ठीक है, तो अपना रीजन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड है। यदि दोस्तों अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे आप लोगों को लिए भी कुछ बेनिफिट मिल सके, साथ में उन दोस्तों तक भी आपका बेनिफिट पहुंच सके जिन लोग इस वीडियो तक अभी तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग भी अपना अपना काम करते रहें और मैं भी आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप करता रहने वाला हूँ। अगला देखो क्वेश्चन दे रखा है, फिनॉल इज लेस बेसिक देन एल्कोहल ड्यू टू। बेसिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है कौन इजीली लोन पेयर को डोनेट करने वाला है, कौन इजीली लोन पेयर को डोनेट करने वाला है, कौन डोनेट करेगा। तो आप देखें यदि कोई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी वाला कोई ग्रुप है तो कौन जल्दी से डोनेट करेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे अपने पास में जो फिनॉल है, फिनॉल का लोन पेयर जो है वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है, जिसके कारण डायरेक्शन में भटक जाता है। इधर जाने के लिए भी रास्ता है और इधर जाने के लिए भी इसके पास में रास्ता है, तो दो जगह जाने के लिए रास्ता है, तो भटक जाता है बेचारा। तो रेजोनेंस के द्वारा भटका है, जबकि इसमें भटकने के लिए कोई रास्ता नहीं है, लोन पेयर पीछे नहीं जा सकता, जाएगा तो किसी भी ऐसे एलिमेंट को डोनेट कर सकता है जिसके पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी है। साथ में ये वाला जो ग्रुप है एक प्लस आई ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने का काम करेगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, जिसके कारण लोन पेयर को डोनेट करने की क्षमता इसकी बढ़ेगी। तो ये होगा मोर बेसिक, क्या होगा, मोर बेसिक, जबकि ये क्या होगा, लेस बेसिक मिलने वाला है। क्या मिलेगा, लेस बेसिक मिलेगा। तो अपने पास में आंसर मिल जाएगा रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन ऑफ दी लोन पेयर। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इसके द्वारा हम ये हमारा क्या होता है, लेस बेसिक होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो है लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये सारी चीजें के कारण नहीं, ये अपने पास में फिनॉल जो होता है वो लेस बेसिक होता है, इसका लोन पेयर डीलोकलाइज्ड हो जाता है रेजोनेंस में, जिसके कारण क्या होता है, लेस बेसिक होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखिए क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। तो देखो हमने आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए हमने दो कंडीशन बताई हैं आपको, या तो एल्कोहल दे रखा हो तो इतनी स्थिति दे रखी हो, या आपके पास में यदि कोई कार्बोनिल कंपाउंड है तो आपको इतनी वाली पोजीशंस का होना जरूरी है। तो ये आसानी से NaOH प्लस I2 के द्वारा आइडोफॉर्म रिएक्शन को दे सकते हैं, कि NaOH और I2 के द्वारा आइडोफॉर्म टेस्ट को आसानी से दे सकते हैं। तो हमने देखा कि ACH3 दे रखा है, ACH3 दे रखा है, तो इसके द्वारा आसानी से आइडोफॉर्म दे सकते हैं। तो एक बार चेक करते हैं कि कौन कौन सी चीजें हमें दे रखी हैं। देखिए यहाँ पे इथेनॉल, हम इथेनॉल को आसानी से अरेंज कर सकते हैं, इस फॉर्म में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इथेनॉल जो है वो आसानी से किसमें, आइडोफॉर्म टेस्ट को दे सकता है, लेकिन इसने पूछा नहीं देता है। अगले की तरफ जगह प्रोपेन टूअल, तो प्रोपेन टूअल में देखो अपने पास में ए वाली स्थिति मिल रही है, ए वाली पोजीशन आपको फिल्म मिल रही है, मतलब ए भी क्या कर सकता है, आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। मतलब सेकंड पोजीशन पर यदि OH ग्रुप होगा तो आसानी से अल्कोहल दे सकते हैं, जबकि मिथेनॉल में हमारे पास में कोई भी ऐसी पोजीशन नहीं मिल रही है जिसके कारण ये आइडोफॉर्म टेस्ट को नहीं देगा, इसलिए हमारा आंसर कौन सा, सी वाला हो जाएगा। एसीटोन में देखो, एसीटोन में भी आपको ये वाली सिचुएशन मिल रही है, ये वाली सिचुएशन, तो ये भी आसानी से आइडोफॉर्म टेस्ट को दे सकता है। तो अपने लिए आंसर हम पूछा था नहीं दे सकता है, तो अपने लिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इस ग्रुप के केस में आपको यहाँ पे एसिड और एसिड के डेरिवेटिव्स नहीं होने चाहिए, तो आसानी से हमें आइडोफॉर्म टेस्ट देखने मिल जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखिए क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन। इनमें से किसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो ऑक्सीडेशन 1 डिग्री अल्कोहल का देखें आप, तो यदि हम इसको CrO3 PCC की प्रेजेंस में करवाते हैं तो ये आसानी से एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यदि हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 के द्वारा करवा दिया
तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। देखिए 2 डिग्री का, यदि हमने 2 डिग्री अल्कोहल को CrO3 या PCC की प्रेजेंस में करवा दिया तो एक कीटोन में परिवर्तित हो जाते हैं, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएंगे। जबकि टर्सरी अल्कोहल ना तो माइल्ड ना ही स्ट्रॉन्ग के साथ में ऑक्सीडाइज होगा। जबकि इथेनॉल को यदि हमने केमेनोफोर के द्वारा रिएक्शन करवा दी तो ये एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें? एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आसानी से अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला, कि इसका ऑपरेशन पॉसिबल नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्या दे रखा है, फिनॉल टर्न्स ब्लू लिटमस। अपने पास में हमने आपको बनाया कि फिनॉल जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, अल्कोहल के कंपैरिजन में 10,000 टाइम मोर एसिडिक होता है। तो कोई भी एसिड ब्लू लिटमस को क्या कर देगा? रेड बना देगा। तो अपने पास में ब्लू को ये रेड बनाने का काम कर देगा। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा रेड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन विक्टर मेयर टेस्ट प्राइमरी अल्कोहल्स गिव्स, कौन सा कलर देता है 1 डिग्री अल्कोहल विक्टर मेयर टेस्ट के अंदर? तो हम देखते हैं कि अपने पास में जो 1 डिग्री अल्कोहल होता है वो रेड होता है, सेकेंडरी अल्कोहल ब्लू होता है, ब्लू। और 3 डिग्री अल्कोहल कलरलेस होता है, कोई भी कलर नहीं देता है। तो अपने पास में कौन सा हो जाएगा? रेड कलर का होता है 1 डिग्री अल्कोहल। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, फिनॉल कैन बी कन्वर्ट इनटू द सैलिसिलिक एसिड बाय द रिएक्शन विद, हो सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड जो बनता है वो हमारे पास में बनता है कॉल्वे रिएक्शंस के अंदर। और कॉल्वे रिएक्शंस के लिए हम पहले NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, फिर उसके बाद हम CO2 के द्वारा करवा देते हैं। तो हमें CO2 H2O के द्वारा हम करवा सकते हैं। तो हमारे पास में यहाँ से सैलिसिलिक एसिड यहाँ से मिल जाएगा। तो अपने लिए आंसर में कौन सा रिएजेंट हो जाएगा? अपने पास में कॉल्वे रिएक्शन बोल रहा है, CO2 प्लस NaOH के द्वारा हम आसानी से सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन दी फिनॉल अकर्स मेनली, किस कारण से होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फिनॉल के अंदर तो हमें देखने के लिए मिलता है ये रहा फिनॉल। और इलेक्ट्रोफाइल किस कारण से अटैक करता है? तो किस कारण से अटैक करेगा ये? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस वजह से होगा? तो ए होता है मुख्यतः किस स्थिति पर होता है? तो कहां पे ए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, कहां पे? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, जिसके कारण अपन को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर मिल जाएगा। रेजोनेंस के द्वारा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, जिसके कारण आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फिनॉल इज ट्रीटेड विथ जिंक डस्ट। देखो फिनॉल की जब भी रिएक्शन हम जिंक डस्ट से करवाते हैं तो एक किसमें कन्वर्ट कर देता है? इसको बेंजीन में रिड्यूस कर देता है और एक जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को हम एसदरज भी बोलते हैं, तो हिंदी में एसदरज भी मिल जाता है कि हम फिनॉल की जब रिएक्शन जिंक या एसदरज से करवाते हैं तो बेंजीन में फिनॉल की रिएक्शन एसदरज के साथ करवाएंगे तो वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक काफी बढ़िया रिएक्शन है। यदि आपको फिनॉल को बेंजीन में कन्वर्ट करना है तो हम इसी रिएक्शन का यूज करेंगे और हमारे पास में कोई भी रिएक्शन ऑन नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फिनॉल विथ, अरे यार ये क्वेश्चन वो फिर से वाला आ गया बच्चा क्वेश्चन। फिनॉल की रिएक्शन हमने किसके द्वारा? CO2 प्लस NaOH के द्वारा करवाएंगे तो क्या बनेगा? कॉल्वे रिएक्शन होगी। कॉल्वे, बोलवे नहीं, कॉल्वे। ठीक है, ए बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखना जल्दी जल्दी के चक्कर में ऐसा ना हो सबसे पहले वो सैलिसल्डिहाइड दे दे तो आप जल्दी जल्दी में आंसर सैलिसल्डिहाइड लगाते। नहीं बाबा नहीं, सैलिसिलिक एसिड पर आपको करेक्ट आंसर लगाना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम टू गिव्स, क्या होगा? हमने इथेनॉल की रिएक्शन को सोडियम के साथ करवाया तो क्या बन जाएगा? ए बनेगा एथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। तो सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होने वाली है, क्योंकि जब भी हम किसी मोर रिएक्टिव एलिमेंट के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो वहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। तो करेक्ट आंसर अपने पास में ये वाला हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ईथर आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय लैब ऑलवेज। अरे भैया कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, यहाँ से गलत बोल रहे हो आप। ठीक है। दूसरा विलियमसन सिंथेसिस, हाँ विलियमसन सिंथेसिस के द्वारा ही हम ईथर का फॉर्मेशन करते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा विलियमसन सिंथेसिस हो जाएगा। वुड रिएक्शन से हम एल्केन बनाते हैं, क्रीडल क्राफ्ट से हम किसी भी एल्काइल ग्रुप को बेंजीन रिंग पर अटैच करते हैं, मतलब एल्काइल बेंजीन बनाते हैं। तो अपने लिए करेक्ट आंसर कौन सा, बी वाला हो जाएगा। अपने पास विलियमसन सिंथेसिस इन्वॉल्व रिएक्शन बिटवीन किसके बीच में होती है? ओहो, आपको पास में एक तो चाहिए पड़ता है एल्कोक्साइड आयन, दूसरा चाहिए पड़ता है एल्काइल हैलाइड। डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, तभी जाके ये क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, SN2 रिएक्शन के द्वारा ये बना देगा, ईथर बना देगा। तो अपने पास में सोडियम एल्कोक्साइड और एल्काइल हैलाइड का होना जरूरी है। तो इस तरीके से हम आसानी से ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इस मेथड के द्वारा हम सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर दोनों को बना सकते हैं। सबसे बढ़िया मेथड माना जाता है ईथर बनाने का कौन सा, विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्या दे रखा है, डाईइथाइल ईथर रिएक्ट विद इथाइल। ओ, यदि हमने डाईइथाइल ईथर की रिएक्शन किसके द्वारा करवा दी, HI के द्वारा करवा दी, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये बना देगा इथेनॉल और इथाइल आयोडाइड। आप देखें दोनों तरफ बेसिकली सेम दे रखे हैं, तो सेम दे रखे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप यहाँ पे देखें कि इस तरीके से हम ब्रेक कर सकते हैं, तो आसानी से एक जगह पे इथेनॉल और एक जगह पे इथाइल आयोडाइड बन जाएगा। लेकिन यदि हमारे पास में आपको डिसाइड करना है कि SN1 होगी या SN2 होगी, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे SN2 होगी, दोनों ही तो R और R डैश जो अपन को मिलते हैं, ये 1 डिग्री 2 डिग्री हो, 1 डिग्री 2 डिग्री हो, तो SN2 रिएक्शन हो जाती है। जबकि यदि इनमें से कोई भी एक भी एल्काइल ग्रुप 3 डिग्री होगा या मोर स्टेबल कार्बोकेटायन वाला होगा, तो वहां पे SN1 हो जाएगी। तो अपने लिए कौन सा, आयोडो इथेन, चलो आयोडो इथेन चल जाएगा, इथाइल आयोडाइड और इथेनॉल बन जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ईथर सोज आइसोमेरिज्म विथ, ओ किसके साथ करेगा, तो देखो हम ये एल्कोहल भी बना सकता है। आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें, C2H6O और C2H6O। आप देखें एक एल्कोहल और एक क्या है, ईथर। तो एल्कोहल और ईथर के साथ फंक्शनल आइसोमेरिज्म को शो करता है, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा एल्कोहल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देख के विच ऑफ द फॉलोइंग ईथर इज नॉट सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब दोनों तरफ सेम ग्रुप हो, मतलब अनसिमेट्रिकल ईथर चाहिए। डाई इथाइल ईथर दोनों तरफ इथाइल है, सिमेट्रिकल है। डाई मिथाइल ईथर दोनों तरफ मिथाइल है, तो ये भी सिमेट्रिकल है। अपने पास में मिथाइल इथाइल ईथर, मतलब एक साइड में मिथाइल एक साइड में इथाइल, तो ये क्या है, ये तो अनसिमेट्रिकल है। करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। डाई प्रोपाइल ईथर, ये भी हमारे पास में 3-3 ग्रुप कार्बनों वाला ग्रुप अटैच है ईथर के दोनों तरफ, तो ये मिल जाएगा, ये भी हमारा डाई प्रोपाइल ईथर हो जाएगा। तो हमारा आंसर इथाइल मिथाइल ईथर मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्या दे रखा है, मोस्ट सुटेबल रिएजेंट टू क्लीवेज ईथर। ईथर को तोड़ने के लिए कौन सा रिएजेंट का यूज करते हैं? भाई साहब अभी तक हम HI का ही उपयोग कर रहे हैं, तो आप HI का ही यूज करें, तो हमें HI का ही हम यूज करते हैं। तो अपने पास में कौन सा मिल जाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द ईथर इज, तो देखो ईथरों का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एल्कोहलों से कम होता है और एल्केनों से ज्यादा होता है, क्योंकि एल्केन नॉन पोलर इन नेचर होती हैं, जबकि ईथर जो होता है वो वीक डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर जाता है। ठीक है। तो आप देखें हायर देन द एल्कोहल, ओहो नहीं, इक्वल टू एल्कोहल नहीं, तीसरा लोअर देन एल्कोहल बट हायर देन एल्किन। हाँ भाई करेक्ट बोल रहे हो आप, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की तरफ वो बढ़ते हैं। इसी तरह से हम ईथर्स आर रिलेटिवली इनर्ट ड्यू टू किस कारण से होते हैं, तो ईथर देखो किस कारण से इनर्ट होते हैं। पहला दे रखा एब्सेंस ऑफ लॉन्ग पेयर, होता तो है भाई, गलत बोल रहे हो आप।
दूसरा प्रेजेंस ऑफ द डबल बॉन्ड कहाँ दिख रहा है, नहीं होता है। लैक ऑफ द रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप, हाँ ये हो सकता है कि अपने पास में लेस रिएक्टिव दे रखा है फंक्शनल ग्रुप, जो ईथर होता है वो लेस मतलब कम रिएक्टिव होता है, जिसके कारण अपने पास में अक्रिय होते हैं, इनर्ट नेचर को शो करते हैं। एरोमेटिसिटी हमारे पास में यहाँ पे रीजन नहीं होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिए क्या दे रखा है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड्स ईथर्स। तो देखो क्या होता है, जिनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी मतलब जिनकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी वो क्या होंगे, जल्दी से टूट जाएंगे, और जल्दी से टूट जाएंगे तो रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। आपको पता है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन यदि हम टॉप टू बॉटम की तरफ मूव कर रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। साइज बढ़ेगा तो हाइड्रोजन और हेलोजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ेगी, जब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी, तो कौन आसानी से टूट जाएगा, HI, इसीलिए क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा। तो हमारे पास में HI, HBr, HCl और HF करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ईथर्स ऑन एक्सप्लोर टू एयर में फॉर्म्ड, जब भी हम ईथर को रिएक्शन करवाते हैं कहाँ पे, एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये पेरोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, एक्सप्लोसिव में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए हम इसको एक मतलब कांच की बोतलों के अंदर रखते हैं और एयर को बचा के रखते हैं कि क्या ना हो जाए, एक्सप्लोसिव की फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जाए। अगले क्वेश्चन की तरफ दे रखा है, रिएक्शन ऑफ द इथेनॉल विद PCl5, ओ हो, अपने पास में देखो इथेनॉल की रिएक्शन जब हम करवाते हैं PCl5 से तो ये बनाएगा इथाइल क्लोराइड, UCl3 और HCl बना देगा। तो करेक्ट आंसर हमारे पास में ये देखिए मिल जाएगा, चाहे ट्राई हेलाइड के साथ करवाएं चाहे आप पेंटा हेलाइड के साथ में करवाएं, ये आपको मिलता है। यदि आपने SOCl2 के द्वारा भी करवा दी यहाँ पे तो अपन को, ओ चलो अगला क्वेश्चन है शायद, अपने पास में SOCl2 के द्वारा हम करवाते हैं तो हमें देखने के लिए मिलता है कौन सी रिएक्शन है, डार्जन रिएक्शन से, और डार्जन रिएक्शन के द्वारा आपको बन जाएगा इथाइल क्लोराइड, SO2 और HCl यहाँ से बन जाएगा। तो अपने पास में क्या बन जाएगा, एल्काइल क्लोराइड बन जाएगा, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, फिनॉल प्लस CHI3, हमने फिनॉल की रिएक्शन किससे करवाई, CHI3 से करवाई, तो अपने पास में क्या बन जाएगा, यदि हमने फिनॉल की रिएक्शन CHI3 के साथ करवाएंगे तो पहले हम NaOH के द्वारा करवाते हैं तो ये बन जाएगा कौन सा, बन जाएगा सोडियम फेनोक्साइड, और इसकी रिएक्शन हम करवाने वाले हैं CHI3 से, तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक के द्वारा एनिसोल यहाँ से बना के रख देगा, क्या बना देगा, एनिसोल बना के रख देगा। तो करेक्ट आंसर मेथॉक्सी बेंजीन एनिसोल आपको देखने लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, एनिसोल आपको देखने लिए मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखिए चलो अपना सारे क्वेश्चन क्या हुए, कंप्लीट हुए। तो इस तरीके से हमने ये आज के सारे क्वेश्चनों को डिस्कस किया। अगले क्वेश्चनों के लिए हम आपसे मिलते हैं कल, ठीक है। और आप लोगों ने अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।